तो अभी नेक्स्ट जो अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या है, इनकी जो नेचर है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कैसी होती है, नेचर इनकी होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नेचर होती है इनकी। यानी आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। नेचर में क्या होती है, ये ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स जानते हो, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये ट्रांसवर्स होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, यानी दे डू नॉट कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ, डू नॉट कैरी चार्ज, चार्ज को कैरी नहीं करती है। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट कैरी द चार्ज, चार्ज को कैरी नहीं करती है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में E और B का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन वैक्यूम एंड दैट कांस्टेंट इज C, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है वैक्यूम मीडियम के लिए, और उस मीडियम के लिए रेशियो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी मटेरियल मीडियम में वैक्यूम में उनकी स्पीड है। और ये आप सोच रहे हो ये कैसे आया, इस बात को देखने के लिए देखो, हम ये जानते हैं चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, QE लगाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, QVB। और थीटा 90 है तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, V आता है E/B। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालनी हो तो किसका रेशियो पता होना चाहिए, E और B का। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि हमें पता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। वैक्यूम मीडियम में ये स्पीड कितनी आती है, C के इक्वल आती है, जहां C को लिखा जा सकता है 3 × 10⁸, है ना। अब देखो आप ये सोच रहे हैं ये वैल्यू कैसे आई होगी। ये वैल्यू जानने के लिए थोड़ा सा अपन आपको एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करना, आपको तो ये प्रॉपर्टी ही ध्यान रखनी है। ये जानने के लिए हम इस तरह से करके देख लेते हैं। ये जो रफ वक्त बता रहा हूं आपको कि जो कैपेसिटर है एनर्जी को स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। और एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर वाले चैप्टर में आई थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इंडक्टर वाले चैप्टर में EMI में ये वैल्यू आई थी, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, उसमें एनर्जी डेंसिटी निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, वो आया था μ0 × B²। B जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और E जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब ये दोनों एनर्जी इक्वल होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में बदलता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलता है। तो उसके चलते यदि मैं इसको कैंसिल करूं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम ये लिखें E² डिवाइडेड बाय B² इज इक्वल्स टू 1/μ0 × ε। और E/B की जो वैल्यू है, जिसको आप वेलोसिटी स्पीड बोलते थे, वो वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी μ0 × ε0। μ0 की यानी ये जो स्पीड है ये मैं ये लिख दूं, इसको ये ना लिख करके ये भी लिख दूं, कितनी 1/μ0 × ε0 का रूट। तो बात भी सही। अब ये वैक्यूम मीडियम के लिए बात की, μ0 का मतलब वैक्यूम है मीडियम, ε0 वैक्यूम की परमिटिविटी।
ये वैल्यू हम रखते हैं, जैसे ये वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और ये वैल्यू होती है कितनी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये जैसे हम रखेंगे यहाँ पे और ये वैल्यू रख करके यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये इस तरह से बताया गया है। फोर्थ में आप ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है आपको। E/B का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है और वैक्यूम मीडियम के लिए ये रेशियो कितना होता है 3 × 10⁸। किसी मटेरियल मीडियम में इनकी जो स्पीड है, आगे जो मैं बता रहा हूं, मटेरियल मीडियम में इनकी जो स्पीड है, इन मटेरियल मीडियम, ये तो वैक्यूम में है, ये किसके लिए बताया है, वैक्यूम के लिए बताया गया है, वैक्यूम में। और इन मटेरियल मीडियम स्पीड जो है इनकी वो हो जाएगी कितना 1/√, नोट हट जाएगा क्योंकि मीडियम की परमेबिलिटी और मीडियम की परमिटिविटी। अब देखो इसको आप लिख सकेंगे, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको बताया था रिलेटिव, ये जो फॉर्मूला μr/μ/μ0 और चैप्टर नंबर 1 में आया था ε0 तो उनसे हम यहाँ लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं μr × μ0 और इसको लिख सकते हैं ε0 × εr। तो ये हो जाएगा √μr × εr और √μ0 × ε0। ये जो देख रहे हैं दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू c, ये c के इक्विवेलेंट है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, c डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं इसको, ये वैल्यू है दिस टर्म इज इक्वल टू c और डिवाइडेड बाय √μr × εr। अब देखो आपने कहा किसी मीडियम में जो स्पीड है वो क्या होगी, c डिवाइडेड बाय μr × εr। लेकिन हमने ये पढ़ा था ऑप्टिक्स में कि किसी मीडियम में स्पीड होती है वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म देख रहा है, यहां मैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दे रहा हूं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये जो टर्म है इससे कंपेयर करते हैं तो ये जो टर्म है ये वाला कितना √μr × εr वो किसके इक्विवेलेंट होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट होगा। सीधा ध्यान रखिए, इतना ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है कि मटेरियल मीडियम में उनकी स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में जो स्पीड थी वो डिवाइडेड बाय √, उस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। ये मटेरियल मीडियम में ध्यान रहेगी। नेचर क्या होती है इनकी, ट्रांसवर्स होती है। इलेक्ट्रिकली ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करते। तीसरा ये है, इंपॉर्टेंट है, E/B का रेशियो वैक्यूम के लिए कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यानी वैक्यूम में इनकी स्पीड इतनी होती है, लाइट की स्पीड, लाइट भी खुद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है ना। किसी मटेरियल मीडियम में यानी वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में इनकी स्पीड होती है c डिवाइडेड बाय √μr × εr, जहां पे इसको लिखा जा सकता है इस टर्म को, उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आप नोट करिए, ध्यान रख जाएंगे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखने के बाद में है ना, एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बात करूं मैं कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। एंगल इन दोनों के बीच में पूछे तो 90 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो फिफ्थ में आप लिखेंगे इन EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज। वो दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उस टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह से मैक्सिमम होगा, तो सेम फेज में होगी। यानी सेम फेज में होने का मतलब फेज डिफरेंस है वो कितना हुआ, वो होता है 0।
है ना। अब नेक्स्ट ध्यान रखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, सेम एनर्जी कैरी करते हैं, ये बात भी ध्यान रह जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट खुद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। तो हम ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM wave solves the property of reflection भी होता है इनका, refraction भी होता है इनका, reflection हो गया, refraction हो गया, इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, है ना। इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी ओबे करेंगे, है ना। डिफ्रैक्शन हो गया, आपका पोलराइजेशन हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज वो क्या करती हैं, शो करती हैं। नेक्स्ट यदि इंटरफेरेंस का ओबे करती हैं तो आप ये कह सकते हैं दे ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी क्या करती हैं, ओबे करती हैं। तो ये लिखने हैं आपको। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये हमने जाना है कि दोनों के पास में एनर्जी क्या होती है, सेम। अच्छा, एक बात आप देखें, जाने कि लाइट खुद भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हम देख सकते हैं इनविजिबल को जो विजिबल बनाती है। आपने सोचा कि उस ऑप्टिकल फिनोमिना के लिए, ऑप्टिकल फिनोमिना मतलब जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार है या मैग्नेटिक फील्ड जिम्मेदार है ना। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पांसिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन EM वेव, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज responsible for ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिम्मेदार है। नाइन्थ प्रॉपर्टी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है, यानी उनकी एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। तो दे कैरी, किनकी बात चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी भी कैरी करती है एंड मोमेंटम भी कैरी करती है। नाइन्थ को मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, आप ये जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला वो आपने पढ़ा, E = क्या होता है, m/c²। लेकिन एनर्जी को मैं यहाँ E नहीं लिखूंगा, U लिखूंगा। एनर्जी मतलब ऊर्जा। E इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि E का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझ जाए, तो ये होता है, या U = m/c और मास × वेलोसिटी, मोमेंटम स्मॉल p काम में ले रहा हूँ मोमेंटम के लिए, कैपिटल P हम यहाँ प्रेशर के लिए काम में लेंगे, × c जहाँ पे स्पीड है, या मोमेंटम है वो होगा U/c। सो आपने ये लिखा है, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन ये होगा, जब भी मोमेंटम दिया हुआ है, एनर्जी हमें पता करनी हुई और c उनकी स्पीड है, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम में लाया जाता है, when EM wave is absorbed by the surface, जब EM वेव सरफेस से क्या कर ली जाए, अब्जॉर्ब कर ली जाए,
ये फॉर्मूला मोमेंटम आपने 11th क्लास में पढ़ा, इट डबल, जब कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो उस टाइम मोमेंटम डबल हो जाता है 2u डिवाइडेड बाय c। तो मोमेंटम गेट डबल व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हेन EM वेव इज रिफ्लेक्टेड, जब वो रिफ्लेक्टेड होती है तो उस टाइम फॉर्मूला कौन सा काम में लिया जाता है, मोमेंटम, एनर्जी और स्पीड में ये, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने पे मोमेंटम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को भी कैरी करती है और मोमेंटम को भी कैरी करती है। जब वो किसी भी सरफेस पे गिरती है, सरफेस पे गिरने पे क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो भी नंबर है 9 10 जो भी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी EM वेव कैन एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पे क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर मतलब P और इसमें जो रिलेशन है वो ये बताया गया है, P और इंटेंसिटी और स्पीड में, जहां पे P प्रेशर है, दे एक्सर्ट द प्रेशर, और प्रेशर इंटेंसिटी और स्पीड में ये रिलेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, देखो ये रिलेशन, वैसे तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे आया, इसको थोड़ा सा मैं रफली समझा देता हूं। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी होती है ये E, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हुआ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हुआ। ये किसकी जगह है, इंटेंसिटी की जगह, और साथ में यहाँ पे कौन है, C है, साथ में ये C है। अब देखो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी वर्क होता है, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, यानी इसको लिखा जा सकता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी को। अब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यदि हो गया तो ये देखिए आप, ये टाइम है और ये एरिया है और ये C है। अब देखो फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी, जो देख रहे हैं आप, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर आ गया, तो फोर्स इनटू ये हो गया प्रेशर, और ये जो बच गया वो क्या बच गया आपके पास में, स्पीड बच गया, मैं ये बता रहा था, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो यही तो इंटेंसिटी को ये लिखा था, अब वो क्या हो गया, प्रेशर। देखो फोर्स अपॉन एरिया क्या हुआ, प्रेशर, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हुआ, स्पीड। तो यहां से यही तो आया कि इंटेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी होगी प्रेशर डिवाइडेड बाय C। तो यहां से प्रेशर को हम निकालेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं दे एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सरफेस एंड द प्रेशर कैन बी गिवन एज इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय द स्पीड। लेकिन जब वो सरफेस अब्सॉर्ब कर लेता है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो ये डबल हो जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। ये अब हम बात करेंगे किसकी, पॉइंटिंग वेक्टर की। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर को वेक्टर S से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डेरिवेशन तो है नहीं, आपको डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, देखो पॉइंटिंग वेक्टर को मैं यहां लिखूं POINTING, पॉइंटिंग वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है S वेक्टर से। होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको रिप्रेजेंट करता है। पॉइंटिंग वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को, किधर एनर्जी फ्लो करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। और इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, वेक्टर S इज इक्वल्स टू 1/μ0 इनटू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर
बी, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। इसी को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। अब आगे ध्यान रखना है कि पॉइंटिंग वेक्टर की जो एवरेज वैल्यू है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर is called इंटेंसिटी बोलते हैं। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। मैं डायरेक्ट इसकी एवरेज वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है, एवरेज जो मैग्नीट्यूड की एवरेज वैल्यू वो लिख रहा हूं डायरेक्ट 1/2 म्यू नॉट ई इंटू बी, ये, और यही वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे क्या, इंटेंसिटी। अब आप यूं सोच रहे होंगे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा है पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड की एवरेज वैल्यू को हम इंटेंसिटी कहते हैं और ये वैल्यू होती है 1/2 म्यू नॉट इनटू ई डॉट बी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया है, ये देखो यहाँ ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ जस्ट रफ के लिए बता रहा हूँ आपको, ये होता है 1/म्यू नॉट ई बी, यहाँ लिख देता हूँ, इससे चल नहीं रहा, रफ ही है ये 1/म्यू नॉट ई बी साइन थीटा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 90 हो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, होगी 1/म्यू नॉट ई इंटू बी। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो क्या होगी, ई बी साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो तब, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसका एवरेज क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम को प्लस करके 2 से क्या कर दे हम डिवाइड कर दे, तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो वो एवरेज वैल्यू ही किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ये बताया मैंने। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि सर इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, यहाँ मैं इसको ये नोट कर लिया तो आपने, देखिए यहां हम कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट इनटू ई इंटू बी। अब देखो हमने ये पढ़ा ई बाई बी का जो रेशियो है वो क्या होता है, सी होता है, तो यहां से या तो ई को ये लिख दो या यहां से सी की बी की वैल्यू निकाल के लिख दो, तो इंटेंसिटी या तो ई के टर्म में आ जाएगी या वो इंटेंसिटी किसके टर्म में आ जाएगी, बी की टर्म में आ जाएगी। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको आप नोट करिए। फिर अपन बात करते हैं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब ये नोट कर लिया। अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या तो अपन फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लें, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं इट इज द ऑर्डरली, एक क्रम में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा इनको वेवलेंथ के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का, आप ये ध्यान रखिए, ये तो डेफिनेशन होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक तरह से ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए एक सेंटेंस के जरिए मैं यहां लिख रहा हूं वो सेंटेंस,
आर एम आई, रमी नाम होगा कोई भी, वी यू एक्स गामा, ये नाम याद रह जाएगा, रवि वी यू एक्स गामा। ये ध्यान रखिए वेवलेंथ का, लैम्डा का, ये इधर से इधर जा रहे हैं तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आर का मतलब क्या हुआ, कौन सी वेव की बात कर रहे हैं आप, रेडियो वेव की बात कर रहे हैं आर का मतलब। एम का मतलब आप कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं। आई का मतलब आप कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड वेव की बात कर रहे हैं। वी का मतलब आप बात कर रहे हैं कौन सी वेव की, विजिबल वेव की बात कर रहे हैं। यू का मतलब आप बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट वेव की, है ना। और एक्स का मतलब एक्सरे की बात कर रहे हैं, और गामा ये रे की बात कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये है वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रह जाएगा, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी और कम, और इसकी सबसे कम। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो फ्रीक्वेंसी का ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा, इसकी और ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है। गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी में आपने ये फॉर्मूला सीखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसके चलते जो गामा रेडिएशंस हैं उनकी पेनिट्रेट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, किनकी, गामा रेडिएशंस की। अब आपको जो लर्न करना है वो ध्यान एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेडियो वेव की यूजेस बताइए। रेडियो वेव के जो यूजेस हैं वो किसमें, रेडियो में, है ना, मैं रेडियो में, और किसमें, टीवी में, और किसमें, मोबाइल में, यानी सेलुलर में, मोबाइल कहो या सेलुलर कहो, इनमें। अच्छा, माइक्रोवेव के ये याद रह जाएंगे, मैंने किसके बताए अभी, रेडियो वेव के। रेडियो में, टीवी में, सेलुलर में कौन सी वेव काम में ली जाती है, रेडियो। अब हम बात करें इनकी माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव की बात करें तो रेडार में, रेडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडार में ये वेव काम में लाई जाती है। और किसमें काम में लाई जाती है, खाना बनाने में, खाना पकाने में, यानी माइक्रोवेव ओवन में भी ये वेव काम में लाई जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यही वेव काम में लाई जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरा नाम लेके आप, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यही वेव काम में लाई जाती है। नेविगेशन में, नेविगेशन में भी यही वेव काम में लाई जाती है। स्पीडोमीटर में भी ये वेव काम में लाई जाती है। तो कोई दो यूजेस इनके आप ध्यान रखिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव है वो कहाँ काम में लाई जाती है, देखो, एक तो मेडिकल साइंस में, स्पेक्ट्रोग्राफी में भी इनको काम में लिया जाता है मेडिकल साइंसेज में। और उसके अलावा स्पेक्ट्रोग्राफी के जो अलावा यदि हम बात करें तो जो रिमोट कंट्रोल स्विच होते हैं, है ना, इन रिमोट कंट्रोल स्विच, है ना, जैसे टीवी, डीवीडी, इनके ध्यान रखिए मेडिकल साइंस में भी इनका यूज है ना। स्पेक्ट्रोग्राफी में, स्पेक्ट्रोस्कोप में भी इनका यूज है, किनका, इंफ्रारेड का। स्पेक्ट्रोस्कोप में जो यूज है वो किनका है, इंफ्रारेड का ही यूज है, ये ध्यान रखें। मेडिकल साइंस के स्पेक्ट्रोस्कोप में भी इंफ्रारेड का ही यूज है, ध्यान रखिए इसको अच्छे से, यदि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए रिमोट कंट्रोल में इनके लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी में, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी में भी कौन सी वेव काम में लाई जाती है, ये काम में लाई जाती है इंफ्रारेड वेव। दूसरी विजिबल, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से देखने के लिए, है ना, ये तो लाइट ही है खुद। विजिबल वाली जो क्या है, विजिबल वाली है, ये तो एक तरह से लाइट ही है, एक तरह से क्या, रियल में ही लाइट है ये। अच्छा,
यदि हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए काम में लाई जाने वाली यही है वाटर प्योरिफिकेशन में। वो वाटर प्योरिफिकेशन में कौन सी वेव काम में लाई जाती है, ध्यान रखेंगे अल्ट्रावायलेट वेव भी काम में लाई जाती है वाटर प्योरिफिकेशन में, पूछा गया है ना। ये जो जर्म्स वगैरह है उनको किल करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज ही काम में लाई जाती है। आई का ऑपरेशन करने की एक लेसिक टेक्नोलॉजी है, लेजर से जो आई का ऑपरेशन करते हैं लेसिक टेक्निक में भी क्या काम में लाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काम में लाई जाते हैं। इनके जो नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, दे कैन प्रोड्यूस क्या, स्किन कैंसर। तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन से स्किन कैंसर हो जाता है, अल्ट्रावायलेट वेव के रेडिएशन से ये गिरने से स्किन कैंसर हो जाता है। सन सभी तरह के रेडिएशन निकालता है, अल्ट्रावायलेट को कौन रोकता है, ओजोन लेयर, है ना। और अब ये भी ध्यान रखिए कि ओजोन लेयर में होल हो गया जिसकी वजह से, और होल बनने का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। तो ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद में आप बात करें एक्सरे की, है ना, ये भी स्किन कैंसर को प्रोड्यूस कर सकती है। वैसे इनका जो मेन काम है, जो जैसे मेडिकल साइंस में काम में लाई जाती है, एक्सरे करवाते हैं जब किडनी में स्टोन का पता लगाने के लिए, है ना। इन डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ स्टोन इन द किडनी, स्टोन इन द किडनी, है ना, किडनी में स्टोन का पता लगाने के लिए ये काम में लाई जाती है। इसके अलावा जैसे इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की स्टडी करने में भी इनको काम में लाया जाता है। गामा रेज ये काम में लाई जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये ध्यान में रखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लाई जाती है। ये तो बात थी इनकी, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे पूछा हुआ है रेडियो वेव की यूज बताइए, तो बता देंगे। रडार में कौन सी वेव काम में लाई जाती है, आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव। पूछा हुआ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी वेव काम में लाई जाती है, माइक्रोवेव। हाँ, है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज की कोई दो यूज बताइए। वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम में लाई जाती है, ये इस तरह से आप बता देंगे। अब हम बात करते हैं इनके सोर्स की। सोर्स का मतलब इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या काम में लाया जाता है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए काम में लाते हैं एलसी ऑक्सीडेटर। अभी ये तो मैं बात कर रहा था, अभी जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था यूज की। अब यूज के बाद में मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ आपसे, वो बात कर रहा हूँ इनके सोर्स की, यानी इनको किससे प्रोड्यूस किया जाता है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है एलसी ऑक्सीलेटर, ध्यान में रहेगा। एलसी ऑक्सीलेटर जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, उस सर्किट को हम बोलते हैं एलसी ऑक्सीलेटर। रेडियो वेव को प्रोड्यूस करने के लिए एलसी ऑक्सीलेटर काम में लाया जाता है। फिर ध्यान रखिए आप, माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट्रोन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नेट्रोन से कौन सी वेव प्रोड्यूस की जाती है, माइक्रोवेव, है ना। प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट्रोन काम में लाया जाता है, या इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्लाइस्ट्रॉन भी काम में ला सकते हैं। तो क्लाइस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोवेव। इसके बाद में आप ध्यान रखिए इंफ्रारेड वेव, इनका सोर्स कौन होते हैं, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो इंफ्रारेड वेव का सोर्स होते हैं। जैसे किसी भी आयरन की रोड को गर्म किया जा रहा है, तो सबसे पहले जो रेडिएशन निकलते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। उसके बाद में जैसे वो अपनी कलर चेंज करती है, वो विजिबल रेडिएशंस है। तो शुरू में रेडिएशंस कौन से निकालती है, इंफ्रारेड। सन से भी हमारे पास मेनली दो तरह के रेडिएशंस आते हैं, एक जो हमें हीट देते हैं और दूसरे जो हमें लाइट देते हैं। हीट देते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, लाइट देते हैं वो कौन से, विजिबल है।
तो आप समझ गए होंगे इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स कौन होता है, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। इसलिए इन वेव को हम हीट वेव भी बोलते हैं। इंफ्रारेड वेव का दूसरा नाम कौन सा है, हीट वेव भी कहते हैं। ध्यान में रख लीजिए इसको अच्छे से, इंफ्रारेड वेव को कौन सी वेव बोला जाता है, हीट वेव। क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज these are produced by the hot bodies and molecules। ये hot bodies और molecules से प्रोड्यूस की जाती है। विजिबल का कहेंगे सोर्स क्या है, एलईडी भी तो है, लाइट एमिटिंग डायोड। विजिबल का सोर्स बल्ब तो विजिबल भी देता है और इंफ्रारेड भी देता है। अल्ट्रावायलेट का यूवी लैंप हो गया, है ना। इससे कई बार ये कुछ अल्ट्रावायलेट लैंप आता है। इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब वेल्डर है, वेल्डिंग के टाइम पे स्पेशल मास्क या गॉगल्स का यूज क्यों करते हैं, फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वेल्डर है वो स्पेशल गॉगल्स या मास्क लगाते हैं। एक्सरे, ये ध्यान रखिए, एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है बाय बॉम्बारिंग ऑफ, है ना, बॉम्बारिंग करा के, बॉम्बारिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। कहां पर, इलेक्ट्रॉन बीम ऑन मेटालिक टारगेट, मेटालिक टारगेट पर इलेक्ट्रॉन बीम की बॉम्बारिंग करा के हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे क्या बताया, बाय बॉम्बारिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द मेटालिक टारगेट क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सरे। गामा रे, गामा आप ये देखते हैं कि अल्फा बीटा डीके के बाद में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में अल्फा बीटा डीके के बाद में जो डॉटर न्यूक्लियस है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में आता है, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को गामा की फॉर्म में रिलीज करता है। तो इसके सोर्सेज क्या हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलती हैं आपकी गामा डीके। तो ये तो थे इनके वो। अब मैं थोड़ा सा और आपको फ्रीक्वेंसी याद करवाता हूँ। रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के और होती है 1000 मेगाहर्ट्ज। 500 यदि आप ये लिख लिया है, नोट कर लिया, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे ही लिखूंगा क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पे। तो रेडियो की मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी भी अपने को ध्यान रखनी है। कौन सी वेव की लिख रहे हैं हम, सबसे पहले रेडियो वेव की। कहां से, 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज। इसमें आपको याद रखना है एएम की, एफएम की, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद करने वाले डेटा है, मैं याद करवा रहा हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बताई, कहां से कहां, 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के, रेडियो की बात कर रहा हूं मैं, इसकी होती है 1000 मेगाहर्ट्ज। और इसमें भी ध्यान रखिए एएम जो है वो होता है, एएम की 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के आप ध्यान रखिए 1710 किलोहर्ट्ज, ये किसकी होती है, एएम की। और एफएम की जो होती है वो भी ध्यान रखिए आप, कितनी होती है, 88, ये 88 है, 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज, ये भी ध्यान रखिए। एफएम में ये फ्रीक्वेंसी काम में ली जाती है। और टीवी की ये भी ध्यान रखिए 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज होती है। ये मैंने रेडियो के लिए बताया है। रेडियो के बाद में जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव की, वो किस में होती है, गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर में होती है, इन द ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज। और इसकी जो वेवलेंथ है कौन से वाले की, माइक्रोवेव की, वो होती है 0.001 मीटर से लेकर के 0.1 मीटर, माइक्रो वाली वेव है ना, 0.001 मीटर से 0.1 मीटर होती है। अब मैं इंफ्रारेड की वेवलेंथ बताऊं, इंफ्रारेड वाली वेवलेंथ इनकी होती है लगभग 1 मीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, है ना, 1 मीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की इनकी वेवलेंथ बताई इंफ्रारेड की। और विजिबल की तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, विजिबल की जो वेवलेंथ है वो होती है 380 से, है ना, 380 नैनोमीटर। और कहां तक है ये, 780 नैनोमीटर तक। इसके मिड में कौन सा, विड्यूल वाले हैं, ये
मिड में येलो आता है, येलो कलर के लिए क्या होती है 530 नैनोमीटर होती है, जो मिड में होती है। सबसे ज्यादा विजिबल वो है, हमारी आई सबसे ज्यादा येलो को सेंस कर पाती है, इसलिए कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनका कलर भी क्या रखा जाता है, येलो ही रखा जाता है, ये ध्यान रखिए। अब मैं अल्ट्रावायलेट का आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, एक्सरे का आप ध्यान रख लीजिए। एक्सरे के बारे में खास करके उसकी फ्रीक्वेंसी भी ध्यान रखिए और वेवलेंथ भी इसकी होती है 1 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो होती है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 हर्ट्ज की ऑर्डर में, 16 से 18 के बीच में। और गामा वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग होती है 10 की पावर 18 से +18 है, उससे लेके 10 की पावर 21 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। और इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर। मैं ये डेटा इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको कि ज्यादा आपको, जैसे मान लो ये पूछ लिया आपको एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 16 हर्ट्ज है, पहचानिए, तो आप फटाक से देख लेंगे इस रेंज में है, ये हर्ट्ज में है, तो ये कौन सी एक्सरे है। और यदि पावर इसकी रेंज में है तो वो कौन सी हो जाएगी, गामा। तो इस तरह से बाकी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, आप एक्स का देखिए और गामा का देखिए। फ्रीक्वेंसी इसकी 10 की पावर 16 हर्ट्ज से 10 की पावर 18 हर्ट्ज की ऑर्डर की होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 हर्ट्ज की ऑर्डर की होती है, और ये वेवलेंथ के लिए है। तो ये ध्यान रखिए। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ये ध्यान रख लीजिए आप, ये वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की और सबसे कम वेवलेंथ भी गामा की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी गामा की होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा की है तो पेनिट्रेट करने की पावर है वो भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा की होगी। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, सेम मीडियम में, वैक्यूम में सभी वेव्स की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। स्पीड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो वैक्यूम में या सेम मीडियम में, कैसे मीडियम में, सेम मीडियम में सभी वेव की स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। यदि वैक्यूम है तो यानी स्पीड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी वेव की क्या होगी, सेम होगी। वेवलेंथ भी सभी की अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी भी सभी की अलग अलग होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, सभी की सेम होगी। सो ये क्या था, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, इसको इस तरह से लर्न करना है, ये जो है देखना है। फिर हम बात करते हैं मेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की, कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट, वेव प्रोपगेशन की बात करते हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। 3 मोड है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं, दूसरा होता है जिसको हम स्काई वेव प्रोपगेशन, एंड लास्ट वन इज द स्पेस वेव प्रोपगेशन ना। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो टॉपिक अपना क्या है, आपकी वेव प्रोपगेशन, मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव के प्रोपगेट होने के मोड, यानी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, 3 मोड्स है। फर्स्ट जो मोड है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। यानी ये जो मोड है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, इसमें सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। कि पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना के बीच की, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस क्या हो, कम हो, तो कौन सा मोड काम में लिया जाता है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर, टी ट्रांसमीटर के लिए लिख रहा हूं, एंड आर रिसीवर, आप रिसीवर कंप्लीट लिखेंगे, इज स्मॉल या लेस देन
तब कौन सा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कंप्लीट लिखना आपको इज यूज्ड, ये काम में लेते हैं। यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो तब हम काम में लेते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इसमें ग्राउंड जो है वो इन दिस मोड ग्राउंड एक्ट एज ए मीडियम, यानी इसमें जो ग्राउंड है अर्थ सरफेस है वो किसकी तरह से काम करता है एज ए मीडियम प्रोपगेशन। और थर्ड है इसमें जो एंटीना का ओरिएंटेशन है, देखो एक एंटीना को इस तरह से रखा जा सकता है यूं, उसको वर्टिकल ओरिएंटेशन बोलते हैं, और एक ये यूं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। वर्टिकल ओरिएंटेशन में वेव यूं चलेगी और एंटीना यूं रखा हुआ तो वेव यूं चलेगी इस तरह से। तो एंटीना किस तरह से रखा जाता है, द ओरिएंटेशन ऑफ एंटीना, ओरिएंटेशन ऑफ एंटीना इज वर्टिकल, इसमें वर्टिकल होता है ना। लास्ट है कि इसमें जो वेव है, वेव इज अब्सॉर्ब बाय द, वेव इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, so the intensity of the wave, the intensity को या strength of the wave decreases with distance, दूरी के साथ साथ में उस वेव की स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। अब एक बात, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, लो फ्रीक्वेंसी आप कंप्लीट लिखेंगे, शॉर्ट में एलएफ लिख रहा हूं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है ना, आर ट्रांसमिटेड बाय दिस मोड। आप ये सोच रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते। देखिए ये समझाने के लिए मैं ग्राफी एक छोटा सा डायग्राम या उससे बता रहा हूं। जैसे ये अपने पास में आता है और ये अलग है, ये बता रहा हूं मैं दो जगह पे। अब यहां से चल रही है ये वेव, ये एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है, तो वेव इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी। अब देखो ये वेव का पॉजिटिव साइकिल है, तो अर्थ से किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और ये नेगेटिव है, ये किसको, पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव है अर्थ से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्ट्रक्शन होते हैं जैसे जैसे वेव ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पुअर होती जाती है, लो से यानी वो अब्जॉर्ब हो जाती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, जैसे मान लो ये वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा यदि होगी तो लॉसेस और ज्यादा होंगे। इसलिए मैंने लिखा है only low frequency signals are transmitted by this mode, है ना। इसकी रेंज जो रेंज है अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, वैसे एनसीईआरटी ने 2 मेगाहर्ट्ज तक दिया हुआ था, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज frequency signal can be transmitted by this mode. High frequency signals cannot be transmitted by this mode because as the frequency increases, loss also increases. तो ये भी ऐड कर सकते हो, high frequency signals cannot be transmitted by this mode because as the frequency increases, loss also increases. So this ground wave propagation is not suitable for the high frequency signals. जैसे इसका एग्जांपल वॉकी टॉकी हो गया, किसका एग्जांपल है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का एग्जांपल है। तो ये आप इस पॉइंट्स को लिखेंगे इस तरह से, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज लेस देन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज्ड। फिर सेकंड पॉइंट का है ग्राउंड एक्ट एज ए मीडियम। थर्ड का है द ओरिएंटेशन ऑफ एंटीना इज वर्टिकल इन दिस मोड। नेक्स्ट का है वेव इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस so the intensity of the wave decreases. जैसे जैसे वेव आगे जाएगी वैसे वैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी पावर है या जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अर्थ सरफेस उसको क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है।
सो लो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लॉसेज कम होंगी, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय दिस मोड। फिर लिखा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय दिस मोड बिकॉज ये लॉसेज हाई फ्रीक्वेंसी पे वो ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से मोड की, स्काई वेव प्रोपगेशन की। तो ये यदि आपने नोट कर लिया तो मैं बात करता हूँ सेकंड मोड जो कि है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन में आप क्या लिखेंगे, ये देखिए स्काई वेव प्रोपगेशन। सेकंड जो मोड है वो है आपका स्काई वेव प्रोपगेशन। सेकंड में है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये आयोनोस्फीयर की डिफरेंट लेयर्स हैं। यू नो अबाउट आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर वो होते हैं जहां पे आयंस होते हैं। आयंस कैसे बनते हैं आप जानते हैं, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, जिससे यहाँ आयन बन जाते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है इस एंटीना से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, यहाँ से उसका क्या हो जाता है TIR, जैसे ये वेव जा रही है ना, ये वेव जो है ये सीधी निकल गई जैसे, अब उस वेव का क्या हो गया, ये TIR हो गया और TIR के कारण वो क्या आती है, वापस आती है। कहाँ पे वापस आती है, ये अर्थ सरफेस पे वापस आती है। तो इस बात को हम क्या कहें, आयोनोस्फीयर है वो लगभग कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस में है। आयोनोस्फीयर को हम लगभग कह सकते हैं 80 किलोमीटर से जो आप कह सकते हो 600 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर है। अब यहाँ इन दिस मोड, इसका इन दिस मोड द वेव reach at receiving antenna, reach from transmitting antenna to receiving antenna because of the total internal reflection from the ionosphere से मैंने ये कहा है इन दिस मोड द वेव रीच फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर कहां से कहां है, 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर। अब आगे आप क्या पॉइंट में लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि 30 मेगाहर्ट्ज तक के दिस मोड इज यूज्ड फॉर अप टू 30 मेगाहर्ट्ज। आगे क्या लिखना आपको, दिस मोड इज यूज्ड फॉर अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, अप टू 30 मेगाहर्ट्ज तक इसको काम में लाया जा सकता है। वो सिग्नल्स whose frequency more than 30 megahertz cannot be propagated by this mode because you know that as the frequency increases जो सिग्नल परमानेंटली क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होगी तो वो आयोनोस्फीयर से परमानेंटली क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसको 30 मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल्स के ट्रांसमिट करने के लिए काम में लाया जाता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी और वो आयोनोस्फीयर से टकरा के कहां नहीं आएगा, अर्थ पे नहीं आएगा। सो ये स्काई वेव प्रोपगेशन है वो 30 मेगाहर्ट्ज से हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो लास्ट वन इज दैट स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन में क्या होता है उसकी बात करते हैं। जो थर्ड में बता रहा हूं वो है स्पेस वेव। और ध्यान रखिए स्पेस वेव एंटीना वाला मैं जो डायग्राम और डेरिवेशन बताऊंगा वो है स्पेस वेव। स्पेस वेव बुक में सेकंड नंबर पे है, ये मैं थर्ड नंबर पे करवाया मैंने, स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव
प्रोपोगेशन, है ना, कैन बी यूज्ड मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज, उसके लिए काम में ले सकते हैं। इसके लिए एक डेरिवेशन दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में अर्थ है और अर्थ पे यहाँ मैंने माना कि ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ की रेडियस मान लेते हैं हम, ये अर्थ की रेडियस है r है, और यहाँ जो एंटीना लगा रखा है उस एंटीना को मैं कह रहा हूँ ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, जिसकी हाइट को मैं मान रहा हूँ ht, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ये अर्थ की अगेन रेडियस है। यहाँ जो एंटीना लगा रखा है उसको हम कहेंगे हाई रिसीविंग एंटीना और उसकी हाइट को मैं मान रहा हूँ hr। अब देखो यदि सिग्नल सीधा इस तरह से जाता तो ये जो अर्थ का ये पार्ट था इसके कांटेक्ट में आता। अब यदि एंटीना की लेंथ ज्यादा रख दी तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन से अवॉइड हो जाएगा, यानी सिग्नल इस तरह से यूं चल के पहुंचेगा। अब यूं पहुंचेगा तो ये अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ ये लगभग डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर चल रहा है सिग्नल। अब हम ये देखें लगभग इसको r मान लें और इस डिस्टेंस को यदि हम मान लें d1 मान लें और इस डिस्टेंस को मान लें d2 मान लें, तो टोटल रेंज क्या होगी d1 प्लस d2 होगी। अब टोटल रेंज निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो क्या होगा, हमें ये d1 निकालना है तो d1 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी क्या, इसका स्क्वायर h t प्लस r का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा रूट, और ये यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एच टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ht r माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना की जो हाइट है वो बहुत कम होती है एंटीना की हाइट अर्थ की रेडियस से, क्योंकि ये तो अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होती है, तो इसके स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू अपने पास d1 की आ जाएगी √2ht into r, और सिमिलरली d2 की वैल्यू आ जाएगी √2 into htr। टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी दोनों का सम, यानी 2htr प्लस √2hrr। इस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया था, रेंज निकालने के लिए बोला था कि कितने किलोमीटर तक आप ट्रांसमिट कर सकते हो, जबकि आपको क्या दी गई थी, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट दी गई थी, अर्थ की रेडियस गिवन थी, रिसीविंग एंटीना की हाइट दी गई थी, अर्थ की रेडियस गिवन है, तो रेंज निकाल सकेंगे इससे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये रेंज के लिए डेरिवेशन। एक आरबीएससी की जो बुक में दिया हुआ है उस डेरिवेशन की मैं बात और करता हूं, अभी इसको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, स्पेस वेव प्रोपगेशन में ये डेरिवेशन की। अब आरबीएससी की बुक में जो दिया हुआ है उसकी मैं बात करता हूं। उसमें देखो जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है हमारे पास में, ये अर्थ सरफेस है इस तरह से ये, और यहाँ पे एक कोई एंटीना लगाया गया है, ये एंटीना ये जो है वो एंटीना है, और ये अर्थ की रेडियस कहा गया है, ये अर्थ का मान लो सेंटर पॉइंट है, और ये यहाँ तक ये सिग्नल को भेज रहा है यहाँ तक, और इस साइड में भी ये जो है यहाँ तक सिग्नल, यहाँ तक इंफॉर्मेशन भेज रहा है। अब यहाँ इसको इस तरह से यूं मिलाया गया है, यानी ये बोल रहा है कि अर्थ की रेडियस है, और ये जो डिस्टेंस है वो कह रहा है लगभग d है, यानी d डिस्टेंस इधर भेज रहा है इंफॉर्मेशन और d की डिस्टेंस इधर भेज रहा है, और ये है एंटीना की हाइट। अब देखो इसमें ये कहा गया है ये लगभग d है, तो इसको भी लगभग क्या कहा जा सकता है, d कहा जा सकता है। अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे a, b, o और c नाम दे देते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम देखें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं,
देखो हमें निकालनी है डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है। तो हम इस ट्रायंगल्स की बात करेंगे एओसी की, यानी ट्रायंगल हमारा है एओसी। अब एओसी जो ट्रायंगल है उसमें हम इसको हाइपोटेन्यूस मान रहे हैं, किसको, ओसी को। हम यदि इसकी बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ओसी का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस में एओ का स्क्वायर। अब ओसी को तो हम लिख सकते हैं सीधा, ये अर्थ की रेडियस के बराबर है और ये एच हाइट के बराबर है, तो आर प्लस एच का स्क्वायर। एसी को लिखा जा सकता है एसी और एबी को बराबर लिख सकते हैं। यहाँ हम अजम्पशन काम में ले रहे हैं, ये और ये बराबर है, यानी हम अजम्पशन काम में ले रहे हैं एसी और ए बी लगभग क्या है, इक्वल है, ये अजम्पशन काम में ले रहे हैं। तो AC को AB के इक्वल लिखा जा सकता है, तो AB को मैं क्या लिख दूं, D, तो उसका D का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। AO क्या है, अर्थ की रेडियस के बराबर, ये अर्थ ही तो है, ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है, ये अर्थ ही तो है, ये वाला जो है। अब ये लिख दें यहाँ पे R का स्क्वायर। अब देखो यहां से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या, डी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये कैंसिल किया गया है और ये कहा गया है कि हाइट ऑफ एंटीना है वो बहुत कम होती है अर्थ की रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो यहां से इसको नेगलेक्ट कर दें तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2h इंटू आर, या डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी क्या, अंडर रूट ऑफ 2h इंटू आर, ये आ जाएगी डिस्टेंस। अच्छा कितने एरिया में, ये एरिया यदि निकलवाना हो आपसे, ये एरिया निकलवा दे कि कितने एरिया में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो जब भी एरिया निकालें तो रेडियस डी आ गई। एरिया के लिए जब भी यदि ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि ये जो टावर है या ये एंटीना है ये कितने एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू डी स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। इतने एरिया में ये क्या कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए साथ में और देखिए इसको अच्छे तरीके से।